अब हम लाइट में अगले टॉपिक पे चलते हैं। रिफ्रैक्शन हमने डिटेल में देख लिया था। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के क्या क्या यूजेस हैं डेली लाइफ में, उनको हम देखते हैं। रिफ्रैक्शन के डेली लाइफ में 5 या उससे ज़्यादा कई सारे उपयोग हैं। उनमें से 5 जो मेजर हैं, एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है कि पानी भरे बर्तन में जब हम कोई पेन, पेंसिल या लकड़ी की छड़ डालते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। इसका डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। पहले तो देखते हैं फिर से दोबारा से रिफ्रैक्शन होता क्या था। किसी भी ग्लास स्लैब को हमने लिया, कोई भी लाइट रे हम डालते हैं, परपेंडिकुलर तुरंत ड्रॉ करना पड़ता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट रे जाती है। इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम, विरल माध्यम, सघन माध्यम। जब भी कोई लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाती है, जबकि जाना इसको चाहिए थे इस डॉटेड वाली लाइन के सीधी में, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये डेंसर मीडियम में परपेंडिकुलर की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, तो ये यहाँ से होकर के जाएगी। फिर से आप देखते हैं डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो दो मीडियम फिर से मिले, तुरंत हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद लाइट रे क्या होगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी आएगी अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर से थोड़ा सा दूर भागेगी। इसको जबकि जाना चाहिए था इस लाल वाले रास्ते से, ऐसे ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये ना करके ये सीधे थोड़ा सा परपेंडिकुलर से दूर चली जाती है और कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनिशियल लाइट रे ये जानी चाहिए थी जब ये इंटर की थी तब, और जब ये एग्जिट कर रही है तो यहाँ से इस तरीके से ये जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि जब फाइनल लाइट रे निकलती है तो इनिशियल वाली लाइन के पैरेलल ही जाती है, उसी रास्ते से जरूर नहीं जाती है लेकिन उसकी तरफ जरूर जाती है, पैरेलल जाती है। तो इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ये ग्लास स्लैब की इसी तरीके से हमने रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को हमने लेंस में भी बताया था, उत्तल लेंस में भी बताया था और अवतल लेंस में भी ये प्रोसेस बताया था। इन्हीं के डेली लाइफ में हम यूज देखते हैं। आप यहाँ पर एक चीज बड़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाती है या परपेंडिकुलर से दूर चली जाती है। इस चीज का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखो लाइट रे थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, इन दोनों मीडियम में केवल देखें, इसको छिपा लें, तो ये जब एंट्री की थी तो ब्लैक कलर की थी, अंदर हमने इसको रेड कलर का दिखाया है, तो आप देखो कि टुवर्ड्स नॉर्मल झुकी हुई है। इसका मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे झुक जाती है, और अगर हम अपनी ओपन आई से देखते हैं तो ये झुकी हुई चीज दिखाई देती है। इसी का यूज हम यहाँ पर करते हैं। देखते हैं कैसे ये चीज होती है। पानी के एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें हम किसी भी पेन, पेंसिल या हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं। डायग्राम में हमने ये बनाया कि कोई ये हमने बकेट ले लिया और इसमें हमने पानी भर दिया। ये ब्लू कलर का आपने पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद आपने कहा कि जो क्वेश्चन था वो ये कहा कि बर्तन में पेन, पेंसिल कुछ भी आप डालते हैं। तो जब पेन, पेंसिल कुछ डालते हैं तो हमने कहा कि ये वाला एक पेन आपने इसको इस तरीके से डाला, ये ग्रीन कलर का हमने इसको पेन बनाया है और इस तरीके से पेन हमने ये डाल दिया। पेन, पेंसिल, रॉड कुछ भी आपने इस तरीके से इसमें डाल दिया। अब आप देखते हैं कि ये मीडियम ऊपर वाला एयर था, और एयर का मतलब हो गया ये आपका विरल माध्यम, यानी कि इसको बोलते हैं लोग रेयर और मीडियम हो गया ये। और ये है पानी। पानी कैसा हो जाएगा, ये डेंसिटी इसकी हाई होती तो ये डेंसर मीडियम हो गया। इसको हम लोग सघन माध्यम भी बोल सकते हैं, पानी भरा हुआ है तो। अब आपको ये पता है कि जब हम इस रॉड को देखेंगे तो देखने की जगह दो हो गई, एक तो पानी के अंदर वाला पोर्शन और दूसरा है पानी के बाहर वाला पोर्शन। पानी के अंदर तो इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पानी के अंदर वाला पोर्शन है और बाकी पानी के बाहर वाला पोर्शन है। तो ये कैसे झुकी हुई दिखाई देती है ये देखते हैं। हमारी आंखें इस साइड में कहीं पे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने इसको यहाँ पर देखना स्टार्ट किया। कोई भी चीज तब दिखाई देती है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक जाती है। अब हम देखते हैं कि इसको हमें देखना है, ये तो हमें पूरी सीधी दिखाई देगी। इस वाले पॉइंट से लाइट रे हम देखते हैं कि आंखों तक जाएगी तभी ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो अब आप देखो कि यहाँ से लाइट रे इस तरीके से जब जाना चाह रही है तो क्या होगा कि एक लाइट रे इस तरीके से जाएगी, ये लाइट रे जा रही है। जब एक मीडियम से ये हो गया
हाई डेंसिटी वाला, लो डेंसिटी वाला, जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो तुरंत आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। जानी लाइट रे को चाहिए था इस तरीके से डैश डैश वाले रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन आपको ये मालूम है कि जब भी कोई लाइट रे डेंसिटी हाई वाले मीडियम से यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो नॉर्मल से दूर चले जाने के लिए हमने क्या किया, ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था इस रास्ते से, चली जाएगी, थोड़ा सा दूर चली जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी। आपकी आंखें हमने ये बना के रखी है, ये हो गई आपकी, ये आंख है आपकी, और आप इस तरीके से इस लाइट रे को देख पाएंगे। फिर से देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इससे लाइट रे का रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट से एक लाइट रे हमने डाली इस तरीके से, यानी सीधे चाहिए थी। यहां पर देखा आपने कि ये सरफेस जो है कि पानी का, ये डेंसिटी हाई वाला मीडियम है, लो डेंसिटी वाला मीडियम है। हाई से जब लो की तरफ जाएगी लाइट रे तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, तो ये वाली लाइट रे क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। एक चीज तो ये होगी। अभी तो एक ही लाइट रे हमने डाली है, दूसरा पॉइंट हमने कोई देखा, तो दूसरे पॉइंट पे हमने कहा क्या किया कि इस वाले पॉइंट से कोई लाइट रे डाल देंगे। जब इस वाली लाइट रे से, इस वाले पॉइंट से हम कोई लाइट रे डालते हैं तो लाइट रे इस तरीके से ये निकल करके जाने का प्रयास करती है। फिर से हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया, यहाँ पर जानी चाहिए थी ये सीधे इस तरीके से, लेकिन ऐसा ना होकर के ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चली जाती है, और नॉर्मल से दूर होते हुए ये हमारी आंखों तक इस तरीके से पहुंचती है। आप ये देख रहे हैं कि ये लाइट रे बार बार बेंड हो जा रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये लाइट रे क्या आगे जाकर के कहीं पे मिलती हैं, ये तो आंखों पे जाकर के मिलती हैं, लेकिन होता ये है कि हम क्या करते हैं कि इनका डायग्राम बनाने के लिए आखिर इस वाले पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, इस वाले पॉइंट का इमेज बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट का इमेज बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ग्रीन वाला, ये थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि हमारी आंखों को लगेगा कि ये वाला लाइट रे इस वाले पॉइंट से होकर आ रही है, ऐसे 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 ये इस तरीके से चलती हुई चली आ रही हैं और आंखों तक जा रही हैं। हमारी आंखों को ये आभास होगा, जबकि वर्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि ये लाइट रे तो हमें महसूस होती है कि सीधी आ रही होंगी, तो सीधी किस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही होगी, वो इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही होगी। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो पॉइंट है उसका इमेज थोड़ा सा ऊपर बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी बेंड हो गई है, बेंड हो गया और इस तरीके से जा रही है, लेकिन हमारी आंखों को लगेगा कि सीधी चल करके आ रही है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर ना होकर के हमें ये महसूस होगा कि इस पोजीशन पे थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा होगा। वही हाल यहाँ पर है। जब हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इस पॉइंट से आप देखो कि लाइट रे आगे जब इस तरीके से जा रही है आंखों तक, हमारी आंखों को लगेगा कि ये जो है वो यहाँ से कहीं से आ रही है, क्योंकि हमारी आंखें ये महसूस करती हैं कि लाइट रे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चलती हुई चली आ रही। मतलब कहने का ये है कि जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ वाला पॉइंट का इमेज कुछ यहाँ पर बन रहा होगा, हमारी आंखों को लग रहा होगा कि वो यहाँ से होकर के आ रहा है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी पॉइंट इस वाली पेंसिल, पेन या कोई छड़ ले रखी है, सारे के सारे पॉइंट थोड़ा सा ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, और थोड़ा सा ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे तो हमने मान लिया कि ये सारे के सारे पॉइंट थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं, और इस तरीके से हमने थोड़े से ऊपर उठा दिए, ये सारे सारे पॉइंट ऊपर उठा दिए हमने, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आपने ये देखा कि ये दिखाई तो सीधी दे रही थी, लेकिन हमारी आंखों को ये कुछ उठा हुआ पोर्शन दिखाई देगा। मतलब ये है कि ये रॉड या पेन, पेंसिल थोड़ा सा कैसे दिखाई दे रही हुई, यहाँ से तो सीधी है और फिर थोड़ा सा मुड़ी हुई, ऐसे ऐसे सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि पानी भरे बर्तन में पेन या पेंसिल कैसे दिखाई देते हैं, कुछ मुड़े हुए दिखाई देते हैं। उसका रीजन है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। एक ही आंसर आपको लिखना है, अपवर्तन। परावर्तन भी नहीं है यहाँ पर, वर्ण विक्षेपण भी नहीं है, केवल और केवल ये अपवर्तन की घटना है। आप ये वाला पॉइंट तो क्लियर होता है कि पानी भरे बर्तन में पेन या पेंसिल, रॉड कुछ भी टेढ़ा हुआ दिखाई देता है, या आप इसको कह सकते हैं कि मुड़ा हुआ दिखाई देता है या टूटा हुआ दिखाई देता है, वो सब इसी प्रोसेस की वजह से होते हैं। अगला है पानी भरे बर्तन में सिक्के या मछली सब के सब कम गहराई पर दिखाई देते हैं। सेम डायग्राम यहाँ पर हम इसका बना सकते हैं। सेम डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सिक्का है
मछली है, सिक्का है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है आपका पानी इसके अंदर भरा हुआ है, ये बकेट है, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमने कहा कि कोई सिक्का यहां पर हमने डाल दिया, ये है, हमने बॉटम पे मान लीजिए डाला, तो ये बॉटम पे हमने इसका सिक्का 1 रुपए का डाल दिया। अब हमने इसको यहां से देखना स्टार्ट किया, इस जगह से कहीं से हम देख रहे हैं, ये हैं आपकी आंखें, और इस तरीके से हमने इसको देखने के लिए आपको मालूम है कि लाइट रे यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए। तो आप देखो लाइट रे हमने इस तरीके से एक लाइट रे बनाई जो कि बाहर की तरफ जाएगी। आप देखोगे कि जैसे ही ये बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि ये तो वाटर है, वाटर से जब भी बाहर जाएगी तो ये है सघन माध्यम, विरल माध्यम में जाएगी तो सीधी जानी चाहिए थी ये, जबकि अपवर्तन का नियम बोलता है कि सीधी ना जा करके नॉर्मल से थोड़ा सा झुक जाएगी, दूर की तरफ चली जाएगी। तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगी तो ये लाइट रे जाने की कोशिश करेगी थोड़ा सा दूर, मतलब सीधे ना जा करके थोड़ा सा दूर हो जाएगी, तो इस तरीके से ये चली जाएगी। अब ये इस तरफ चली तो जा रही है, लेकिन हमारी आंखों को क्या लगेगा, महसूस ये होगा कि ये लाइट रे सीधे आ रही है। कहां से सीधे आ रही है, तो यहां से कहीं से सीधे आ रही है, ऐसे कुछ सीधे चलती चली आ रही है, और वो कुछ इस तरीके से आ रही है, यानी कि हमारी आंखों को लगेगा कि ये लाइट रे इस तरीके से सीधे आ रही है। हमें लाइट रे यहां से आती हुई प्रतीत होंगी, क्या होंगी, ये आंखें ऐसा महसूस करेंगे कि ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर है। क्यों, क्योंकि लाइट रे इस जगह से आती हुई प्रतीत हो रही होंगी, और जब भी प्रतीत होती हैं यानी कि ये लगता है, तो ये इमेज इसकी आभासी इमेज होती है। जो वास्तविक में तो यही है, और वास्तविक में लोकेशन इसकी यही है, लेकिन इसको महसूस होता है ये थोड़ा सा ऊपर सिक्का, यानी कि थोड़ा सा कम गहराई भी दिखाई दे रहा है। ओरिजिनल गहराई मान लीजिए इसकी है 10 मीटर, तो ये कुछ ऊंचाई पर दिखाई देगा, यानी कि मान लीजिए 7 मीटर पर ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, यानी कि कम गहराई पर दिखाई दे रहा है। इसका भी फार्मूला होता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो डायरेक्ट सवाल सिंपल से पूछे जाते हैं कि आखिर ये बताओ कि यहाँ पर किसी बकेट में सिक्का डाल दिया जाता है तो वो कम गहराई पर दिखाई देता है, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा कम गहराई पर दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण एक ही है, वो है अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ABCD में, और आपको इसमें से बताना होगा। एक होगा अपवर्तन, दूसरा होगा परावर्तन, तीसरा होगा आपका परासरण, अगर हम लोग वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं यहाँ पर दूसरे शब्द में, वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पर लिखा होगा कि मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक वाले मान लीजिए आपके पास में ऑप्शन है तो क्या होगा। और डी में लिखा होगा, मान लीजिए ई में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज, ये इस तरीके से ऑप्शन तुम्हारे दे रखे हैं, तो आपको ये मालूम है ये भी अपवर्तन के ही उदाहरण हैं, तो आप एक को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका। इस तरीके से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपसे गहराई वगैरह नहीं पूछेगा, तो आप इतना याद रखिए। दूसरा, यहाँ पर सिक्के की जगह पर अगर हमने इसको मछली बना दिया होता तो आप इसको मछली समंदर की तरीके से मान लीजिए समंदर में होती तो ये मछली हो गई होती। और मछली आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, ये बताओ कि मछली समंदर में वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखाई देती है, तो क्या नियम लागू होता है इसमें, तो आप कहोगे कि इसका जो है केवल एक ही तरीका है, वो है अपवर्तन का नियम, उसके वजह से ही ये कम गहराई पर दिखाई देती है। तो आपका ये वाला भी सही हो गया, यानी पानी भरे बर्तन में सिक्के हो, मछली हो, या पेन पेंसिल कुछ भी डाल दो, वो थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखाई देता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी हम लोग बाल्टी भर करके रखते हैं और खाली बाल्टी रखते हैं, तो खाली बाल्टी की जो बॉटम होती है वो तुम्हें काफी गहराई में दिखाई देती है, काफी गहरी दिखाई देती है, और जब उसमें पानी भर देते हैं तो ऐसा लगता है कि जो बाल्टी की बॉटम है यानी कि तली है वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही होती है। उसका रीजन है अपवर्तन। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर होता है, तो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद आता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का कुछ समय पहले दिखाई देना। क्या ऑप्शन होंगे, वही 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपके पास में फिर से हम लिखे दे रहे हैं। एक तो होगा आपका अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन आपका परावर्तन, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा होगा वर्ण विक्षेपण, इसके बाद नन ऑफ दीज, और ई में मोर देन वन। मोर देन वन, इस तरीके से आंसर आपको
दे रखे होंगे। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का कुछ समय पहले दिखाई देना, क्या कारण है? कारण तो आपको पता है कि अपवर्तन होता है, लेकिन किस तरीके से होता है इस चीज को हम देखते हैं। किस तरीके से होता है इसका डायग्राम बनाते हैं। हम सूरज को देखते हैं धरती से। सूरज को धरती से देखने के लिए हमने सूरज और धरती को दोनों को बना दिया। ये हो गया हमारा सन, और इसके बाद अर्थ हो गई। ये अर्थ हमने यहाँ पर बनाई, मान लीजिए बराबर बना देते हैं। ये हो गई अर्थ, हालांकि इसका डायग्राम हम थोड़ा बड़ा बना देंगे। ये सन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे ये रेड कलर का दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि जब सूरज से लाइट रे अर्थ तक आती है तो आपको मालूम है कि इसके चारों तरफ तमाम सारा एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स रहते हैं। ये एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, इसके तमाम सारे डस्ट पार्टिकल्स इसमें रहते हैं, गैसियस है, और बहुत दूर तक जाओगे तो ही आपको वैक्यूम मिलेगा। मतलब यहाँ पर तमाम सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उनकी वजह से इसकी डेंसिटी वेरी करती है। क्योंकि आप देखोगे, आपको ये मालूम है कि अर्थ से काफ़ी ऊंचाई पर नाइट्रोजन गैस है, फिर ऑक्सीजन है, तो इनकी भी डेंसिटी की वजह से ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी वेरी करती है। ये आपको अगर पता है तो फिर हम इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर डेंसिटी वेरी करेगी तो वहीं पर आप ये कह सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, उनकी डेंसिटी अलग अलग है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, एक ग्लास स्लैब है और ये एयर है, तो यहाँ पर ये लेस डेंसिटी वाला है, ये हाई डेंसिटी वाला है। तो एक डेंसिटी से जब दूसरी डेंसिटी में जाते हैं तो लाइट रे परपेंडिकुलर की तरफ या परपेंडिकुलर से दूर चली जाती है। उसी प्रिंसिपल का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो एक चीज यहाँ पर अब देखते हैं कि लाइट रे सनलाइट से जब इस अर्थ में मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो जब सनलाइट आएगी तो आपको ये मालूम है कि विबग्योर के फॉर्म में आती है। यहाँ से दो सवाल आपके क्लियर होते हैं। विबग्योर के फॉर्मेट पे आती है, तो जब ये विबग्योर के फॉर्मेट पे आती है तो व्हाइट कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इन सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन व्हाइट होता है। जब ये व्हाइट लाइट आती है अर्थ तक तो आपको ये मालूम है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये इस लाइट रे को डिफरेंट कलर्स में ब्रेक कर देते हैं। उनमें से आप देखोगे कि जो रेड कलर है वही उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये बात हम लोगों ने कर ली थी। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इनकी वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है। तो ये वाले कलर्स जितने रिमेनिंग कलर्स हैं वो क्या होंगे कि हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनकी वेवलेंथ काफी कम है। ज्यादा वेवलेंथ जिसकी है वो है रेड कलर, और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। एक पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है कि जब भी सन और यानी कि मॉर्निंग के समय पे सन और अर्थ की बीच की दूरी ज्यादा होती है। मॉर्निंग के समय पे हमें सन की दूरी, मॉर्निंग यानी कि सूर्योदय के समय पे सन और अर्थ की दूरी ज्यादा होती है, क्योंकि ये छिपा होता है पीछे की साइड में। यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा पीछे नीचे की साइड में छिपा होगा तो डिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी होगी, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में ये कलर्स अक्षम होते हैं। केवल रेड कलर वो होता है वो सक्षम होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और वो दूर तक दिखाई देता है। तो उस समय मॉर्निंग के समय पे अपवर्तन की वजह से हमें सूरज का कलर रेड कलर का दिखाई देता है। वही हाल इवनिंग के समय पे भी होता है। तो ये पॉइंट अगर आता है कि क्या कारण है कि सूर्योदय के समय पे सूरज और सूर्यास्त के समय पे सूरज दोनों समय पे रेड कलर का दिखाई देता है, उसका रीजन है ड्यू टू अपवर्तन। यहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा, वो लिखा होगा स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। एक ऑप्शन यहाँ पर होगा स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग का एक ही एग्जाम्पल वो तुम्हें याद रखना है, वो है आकाश का नीला होना। आकाश का नीला होना ये स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। आंख बंद करके आप स्कैटरिंग का आकाश का नीला होना लगाएंगे, अदरवाइज जो है आप नहीं छुएंगे स्कैटरिंग को। तो स्कैटरिंग को छोड़ करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपवर्तन को लगाएंगे। मॉर्निंग के समय पे या इवनिंग के समय पे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पे सूरज का लाल होना ड्यू टू अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा है, एक एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पे सूर्य का लाल रंग कैसे दिखाई देता है, ये तो हो गया। एक है सूर्यास्त या सूर्योदय के समय पर सूर्य कुछ समय पहले ही दिखाई देता है, लगभग बहुत ज्यादा समय नहीं, लगभग 2 मिनट पहले ही वो हमें दिखाई देने लगता है। लगभग 2 मिनट पहले वो हमें दिखाई देने लगता है। तो उसका रीजन यही है कि जब सनलाइट यहाँ से आती है, जब सनलाइट यहाँ से आती है तो आप ये देखोगे कि ये कुछ तो कुछ डेंसर मीडियम स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर रेयर मीडियम होता है क्योंकि ये वैक्यूम है। और आपको ये मालूम है कि जब वैक्यूम से डेंसिटी हाई वाले मीडियम में जब भी लाइट रे इंटर करेंगी
तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि ये कोई लाइट रे आकर के यहाँ पर आ रही है अर्थ तक। आप देखोगे ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो तुरंत जब डेंसर मीडियम में आओगे, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो परपेंडिकुलर की तरफ चली जाएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसके ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस तरफ लाइट रे थोड़ी सी झुक जाएगी, जानी चाहिए थी इसको सीधे, जबकि ये सीधे न जा करके कहाँ चली जा रही है, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इसकी तरफ झुक गई। जब आगे बढ़ोगे तो डेंसिटी थोड़ी सी और हाई हो जाएगी, थोड़ी सी और हाई हो जाएगी। हमने नॉर्मल ड्रॉ करा तो जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन जाती नहीं है सीधे, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक जाती, तो इस तरीके से आ जाती है। आगे देखोगे तो यहाँ पर फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ करा और इसके बाद ये लाइट रे जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन थोड़ी सी और बेंड हो जाती है। हमारी आंख या हम लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं और इस तरीके से जब आप यहाँ से देखते हैं तो ये लाइट रे आपकी आंखों तक आएगी। जब भी लाइट रे आंखों तक आएगी, हमने इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर का बनाने का प्रयास किया। मान लीजिए ये लाइट रे जब आंखों की तरफ आएगी तो आपको ये महसूस होगा कि ये लाइट रे सीधे कहीं पीछे से आ रही होगी, और सीधे पीछे की तरफ अगर हमने आपको इस तरीके से ये पीछे की तरफ हमने लाइट को ड्रॉ कर दिया, मतलब ये है कि ये जो सन है वो आपको यहाँ पर ना दिख करके इस तरीके से कहीं पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस लोकेशन में ना दिख करके सन थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। मतलब ये है कि 2 मिनट बाद सन यहाँ पर आता तो दिखना चाहिए था, लेकिन ये 2 मिनट पहले ही दिखाई दे रहा है। उसका रीजन क्या है, ये लाइट ड्यू टू अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से इस तरीके से बेंड होकर के लाइट रे जो यहाँ की है वो पहले ही आंखों तक पहुंच रही हैं, और हमें लगता है कि सूरज की जो लाइट रे आ रही है वो काफी दूर यहाँ से कहीं से आ रही है। एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में है यहाँ पर, उसका इमेज जो यहाँ पर बन रहा है एक्चुअल में यहाँ पर है, इमेज उसकी यहाँ पर बन रही है। यानी कि ड्यू टू अपवर्तन ये सारा प्रिंसिपल होता है। अपवर्तन की वजह से ही सूर्यास्त या सूर्योदय के समय पे सूर्य जो एक्चुअल समय होता है उससे थोड़ा सा हटकर दिखाई देता है। मॉर्निंग के समय पे सूरज थोड़ा सा पहले ही दिखाई दे जाता है, और सूर्यास्त के समय पे सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन तब भी हमें 2 मिनट के लिए सूरज दिखाई दे रहा होता है। सूर्यास्त के समय पे सूरज डूब चुका होता है, छिप चुका होता है, लेकिन तब भी इस प्रिंसिपल की वजह से लाइट रे आंखों तक पहुंचती रहती है, और हमें लगता है कि सूर्यास्त अभी हुआ नहीं, बस जस्ट हो ही रहा है, ऐसा हमें लगता है। मतलब सूरज हमें दिखाई दे रहा होता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है अपवर्तन। तो यहाँ पर आपने अपवर्तन का एक एग्जाम्पल और देख लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो वैसे तो आप 5 एग्जाम्पल याद करके डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देख लिया कि आखिर ये कैसे होती है चीजें। अब अगला एग्जाम्पल है आपका तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। ऑप्शन तो तुम्हें पता है, ऑप्शन आप लोगों को मालूम है कि अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। कैसे होता है इसको देख लेते हैं। ये है आपका अर्थ, ये है अर्थ के चारों तरफ का वायुमंडल वातावरण। काफी दूर ढेर सारे तारे इस तरीके से हैं। उनमें से तारे हमें दिखाई कब देंगे, जब कोई लाइट रे अर्थ तक पहुंचे। अर्थ तक पहुंचने के लिए फॉर एग्जांपल हमने ये तारा ले लिया और इस तरीके से हमने लाइट रे अर्थ में, आप यहाँ पर हैं तो आप तक लाइट रे जब पहुंचेगी तभी आप तारों को देख पाएंगे। हमने क्या किया कि इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस तरीके से डेंसर मीडियम में लाइट रे परपेंडिकुलर की तरफ झुकती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। फिर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और लाइट रे यहाँ पर आ गई, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर लाइट रे यहाँ पर आ गई, और इस तरीके से ये अर्थ तक आ जाती। आप देख रहे हैं कि लाइट रे वैसे तो आनी कहाँ से चाहिए, तो पीछे अगर हम ड्रॉ करते तो यहाँ से कहीं से आनी चाहिए थी। जो अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि सूर्योदय के समय पे सूरज अपनी एक्चुअल पोजीशन में ना दिखाई दे करके थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा जल्दी दिखाई दे जाता है, तो वो अपवर्तन की वजह से था। यहाँ पर भी अपवर्तन का ही नियम लागू हो रहा है। हमने देखा कि तारों से जो रोशनी आ रही है, पहली बात तो वो काफी कम होती है, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी काफी कम हो सकती है क्योंकि काफी दूर है। अब आप देखोगे कि ये वाली जो लाइट रे आ रही है यहाँ पर तमाम सारे गैसियस मटेरियल भरे हुए हैं। लाइट रे चूंकि काफी कम आ रही है और उनमें से इनकी डेंसिटी काफी कम है, और आप ये देखोगे कि चूंकि हवाएं चलती हैं उस समय यहाँ पर डेंसिटी में वेरिएशन भी होता रहता है, क्योंकि एयर है, गैसियस मटेरियल है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो अगर मान लीजिए हवा चलती हैं तो ये इनकी डेंसिटी बदलती रहेगी, और जैसे ही ये डेंसिटी बदली तो आप देखोगे कि ये
डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है इनका मूवमेंट। लाइट रे लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ एंट्री कर रही है, लेकिन डेंसिटी चूंकि वेरी करेगी तो लाइट रे भी इस तरीके से परपेंडिकुलर से अप एंड डाउन होगी, क्योंकि वो डेंसिटी के हिसाब से ही परपेंडिकुलर से दूर या परपेंडिकुलर के पास आती है। आपने ये देखा कि इनकी डेंसिटी अगर जो एटमॉस्फेयर का मीडियम है, इनकी डेंसिटी कम और ज्यादा होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग में तमाम सारे ऑब्स्टेकल रहते हैं। इन ऑब्स्टेकल की वजह से ये लाइट रे बेंड होती है नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल से दूर, और बेंड होती है तो उस समय जिस समय नॉर्मल से दूर जाती है थोड़े सेकंड के लिए वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, इसके बाद फिर से एडजस्ट होती है और फिर से हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि यहाँ पर ये डेंसिटी कम और ज्यादा होती रहती है, क्योंकि आंधी तूफान हवाएं इन सब की वजह से यहाँ की डेंसिटी है ये वेरिएबल होती है। तो लाइट रे एक तो कम आ रही है लाइट, और जो कम आ भी रही है उसमें भी ये ऑब्स्टेकल यानी कि डिस्टर्बेंस बना रहता है। तो उन सब की वजह से हमारी आंखों तक बार बार लाइट रे आती है, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, फिर नहीं आती, कुछ सेकंड के लिए फिर आती है और फिर नहीं आती है। तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की वजह से होता है। आपने देखा कि ये अपवर्तन हो रहा है, क्यों? क्योंकि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ लाइट रे आ रही है और वो नॉर्मल की तरफ झुकती जा रही है। लेकिन उसमें एक प्रोसेस जिसको हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर डेंसिटी वेरी करती है, आंधी तूफान एयर का जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी वेरी करती है, और उस वजह से लाइट रे कुछ समय के लिए आती है, कुछ समय के लिए डायरेक्ट नहीं आती है। उस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने ये देख लिया कि तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। तो ये आपने अपवर्तन के ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप सीधे याद रखिए या तो, और समझ लिए हैं। फिर हम कुछ अगले सब टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपवर्तन के बारे में। चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे तो अपवर्तन का थोड़ा सा एक और प्रिंसिपल देखते हैं। अपवर्तन और परावर्तन दोनों का ही ये मिला जुला रूप आप देखेंगे। हम अब देखते हैं कि ये सॉलिड मटेरियल की हमने ग्लास स्लैब ले रखी थी, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, यहाँ से लाइट रे डाली और जाना इसको इधर सीधे चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो जा रही है। ये कंडीशन तब की थी जब हम लोगों ने पढ़ा विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई लाइट रे डालते हैं तब। अब हम अगर एक प्रोसेस हमें पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोलते हैं हम लोग टोटल। आंतरिक का मतलब हो गया इंटरनल, और परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। इसको हम लोगों ने क्या लिखा? वो रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता था? एक ये हमने मिरर ले लिया, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, इसमें लाइट रे हमने डाली और ये रिफ्लेक्ट होकर के रिवर्स हो जाती है। ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली थी। तो वही हमें रिफ्लेक्शन के बारे में बात करनी है, लेकिन यहाँ पर मिरर कुछ नहीं होगा। आप देखोगे कि एक हमने ग्लास स्लैब ले ली। अभी तक हमने क्या किया? विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट रे को डाला। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सघन माध्यम के अंदर हमने कोई लाइट रे डाला तो क्या होता है इसको देखते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमने ग्लास स्लैब को लिया और कोई लाइट रे ले ली, कोई लाइट का सोर्स ले लिया। तो लाइट का सोर्स मान लीजिए यहाँ पर है और इससे कोई लाइट रे बाहर की तरफ निकलना चाह रही है। आपने देखा कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में लाइट रे जाएगी वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया और लाइट रे को जाना चाहिए था इसके इस रास्ते से, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। थोड़ा सा दूर का मतलब ये इस साइड में चली जाएगी। अब आप देखोगे कि ये वाला एंगल नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है उनके बीच का एंगल होता है आई इंसिडेंट एंगल। इसके बाद थोड़ा सा हम ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है। तो हमेशा याद रखो कि नॉर्मल और लाइट रे के बीच का जो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल और इसके बीच यानी कि जो लाइट रे बाहर निकल रही है उसके बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो इसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एंगल आई से हो गया और ये एंगल आर से रिप्रेजेंट हो गया। अब हम थोड़ा सा और एक काम करते हैं कि आई का मान लीजिए हमने आई रखा है 15 डिग्री, थोड़ा सा बढ़ा करके देखें। मान लीजिए आई हमने रखा 16 डिग्री या 17 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे हम कुछ इस तरीके से यहां से डालेंगे ऐसे। जब हम लाइट रे यहां से थोड़ा सा ऊपर और डालेंगे तो ये जो बाहर निकलने वाली रिफ्रैक्शन
वाली लाइट है वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर से और दूर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते जाते हैं, अब हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं, हमने आई बढ़ा दिया थोड़ा सा और ये हो गया, ये लाइट रे है। तब आप देखोगे कि जब बाहर निकलने वाली लाइट रे होगी कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि अब उसका एंगल नॉर्मल से और ज्यादा हो जाएगा। अगर हमने थोड़ा सा एक कलर और ले लिया, हमने देखा कि अब हम ब्लू कलर की लाइट रे डाल रहे हैं, यानी कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने ऐसे लाइट रे को डाला, ये बाहर निकलती रहेगी, जब निकलेगी तो बिल्कुल टच करते हुए चली जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हम आई को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आर भी बढ़ रहा है। और आप आर की तरफ अगर देखोगे, आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से जो बना हुआ है, आप देखोगे आर धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ये 90 की तरफ। अगर थोड़ा सा इस पे से लाइट रे टच करती हुई चली गई सरफेस पे, तो आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने कर लिया, हमने कहा कि थोड़ा सा और हमने आई को बढ़ा दिया, और आई को इतना बढ़ाया कि जो बाहर निकलने वाली लाइट रे थी वो बिल्कुल सरफेस से टच करते हुए चली गई। अब आप यहाँ पर देखो कि आई कितना हो गया, ये है आई। हमने इसको पूरा 90 डिग्री पे नहीं बनाया है, यहाँ से कहीं से मान लीजिए लाइट रे जा रही थी रेड वाली, तो आप ये देखो कि यहाँ पर आई जो था वो ये था, कितना इसका आई था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो लाइट रे बाहर जा रही है वो नॉर्मल से 90 डिग्री का कोण बना रही है। रेड वाली लाइट हमने मानी है कि रेड वाली लाइट इस तरीके से एंट्री करी और जा रही है। इसका अगर हम ओवरऑल एक डायग्राम केवल बनाते हैं तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे। ये हमने ग्लास स्लैब ली थी और इसके बाद रेड कलर वाली लाइट रे को हमें बनाना था, तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ करा और कुछ इस तरीके से लाइट रे को डाला। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, जाना इसको यहाँ पर चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर न जा करके नॉर्मल से दूर चली जाती है और इस तरीके से चली गई मान लीजिए, तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और ये एंगल हम लोगों ने बोला था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये एंगल आई था। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि फाइनल कंडीशन हमने ये देखी, जैसे जैसे आई का एंगल हम बढ़ाते जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आर भी बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ये आ जाती है कि आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो इस वाले जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता है क्या, ये थोड़ा सा देखो आप। किसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, 90 को या आई को? तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल हम लोग बोलते हैं आई को। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं हम लोग आई को, यहाँ पर आई हो गया। और क्रिटिकल एंगल जो था उसको हम आई बोलो या आईसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जब कोई भी लाइट रे सॉलिड मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और जब बाहर निकलती है यानी कि इमिट करती है, तो उसका नॉर्मल से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये वाला ऐसी कंडीशन जिसके माध्यम से आर 90 डिग्री हो जाए, तो ये वाला कोण क्रिटिकल एंगल कहलाता है। मतलब जितनी वैल्यू इसकी हो सकता है 23 या 24 हो, उसके लिए आर की वैल्यू 90 हो गई, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 23 या 24 जो भी वैल्यू आती है वो होगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल आई है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 डिग्री हो जाए। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उस समय ये लाइट रे बिल्कुल सरफेस से टच करते हुए चली जाती है। और अगर हमने थोड़ा सा मान लीजिए आई 23 था, थोड़ा सा और हमने बढ़ा दिया, तो ये जो लाइट रे थी ये अब सरफेस पे टच करते हुए ना जाते हुए इस बॉडी के अंदर ही आ जाएगी। थोड़ा सा अब हम इसका आगे वाला डायग्राम देखते हैं। उसको हमने ग्रीन कलर से बनाया है, और ग्रीन कलर से बनाने के लिए हमने ये कहा कि थोड़ा सा हमने आई की वैल्यू बढ़ा दी, तो ये लाइट रे अब बाहर तो रास्ता है ही नहीं, है तो, लेकिन चूंकि वो मैक्सिमम सरफेस तक ही जा सकती थी बाहर, अब वो क्या होगा थोड़ा सा अंदर ही अंदर ये रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि ग्रीन लाइट को आपने देखा कि ये सॉलिड मीडियम के अंदर से ही गई और सॉलिड मीडियम के अंदर ही आ गई। ये ग्लास स्लैब थी, ग्लास स्लैब के अंदर से निकली और ग्लास स्लैब के ही अंदर आ गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से ये अंदर ही अंदर आ गई है। परावर्तन आप कह सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ से ये बाहर नहीं जा पा रही, रिफ्लेक्ट होकर के फिर से ये आ गई, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। इस तरीके से फिर क्या होगा, फिर से नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये लाइट रे फिर से कई बार यहीं पर ये रिफ्लेक्ट होकर के ये बार बार आती रहेगी। तो ये हो गया आपका पूर्ण आंतरिक
परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से दो चीजें पूछी जाती हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आखिर कौन कौन सी कंडीशन है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो ये है कि लाइट रे सॉलिड से रेयर मीडियम में सॉलिड मीडियम यानी डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। आप ये कह सकते हो सघन माध्यम से सघन से विरल में जाना चाहिए। एक पॉइंट तो ये कंडीशन होना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। तो एक तो ये हो गया पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्रिटिकल एंगल, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल हमने आईसी से रिप्रेजेंट किया है, वो कैसा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब आप कहोगे ये तो समझ में नहीं आया, हमने देखा यहाँ पर आई यानी कि क्रिटिकल एंगल हो गया था, क्रिटिकल एंगल के लिए ये R90 था, यानी कि ये केवल सरफेस पे ही टच करते हुए बाहर चला गया। अब हम ऐसा एंगल लें जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। हमने कहा कि क्रिटिकल एंगल अगर 24 है या 23 है मान लीजिए, तो आपको 24 डिग्री पर अगर आपने लाइट रे ग्रीन वाली को डाली है तो वो क्या करेगी, अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो यानी कि जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये इसकी दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो यहाँ पर आपने ये दोनों पॉइंट सीख लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या कंडीशन है। तो ये कंडीशन है सघन से विरल में जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल अल्टीमेट कंडीशन है, इसको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। और ये भी कंडीशन है क्योंकि अगर मान लीजिए सघन से विरल में जा रही थी, आपने देखा कई सारी कंडीशन ऐसी बनी थी कि सघन से विरल में जा रही तो भी ये बाहर निकल जा रही है। इसलिए इन दोनों कंडीशंस का एक साथ लागू करोगे तो ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन जनरेट होती है। तो आपने ये देखा कि पहली कंडीशन तो सघन से विरल में जा ही रही थी, दूसरी भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल अगर 23 है तो 23 जब भी होगा, आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पर से लाइट गई और इस तरीके से ये टच करती हुई चली जाएगी। इस एंगल को आपने क्रिटिकल एंगल बोला IC = 23, तो उसके लिए R तुम्हारा 90 हो गया। लेकिन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही आपने इस 23 की जगह पे 24 किया, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा करके ऊपर और बढ़ाया एंगल इंसिडेंट लाइट रे का, तो ये लाइट रे बाहर न जा करके सीधे इसी के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ही कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हो रही। तो आपने ये चीज देख ली। अब हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या यूज होते हैं। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूजेस में अगर हम लोग देखें तो दो तीन इसके बड़े इंपॉर्टेंट यूज हैं। पहला तो ये है कि आप ये देखो कि यहाँ पर लाइट सोर्स था और ये बॉडी के अंदर ही अंदर लाइट रे बार बार जा रही है, तो ये काफी तेजी के साथ में ये चमकने लगेगा, तो हीरे जैसी चमक आ जाएगी। तो हीरे का जो चमकना होता है वो प्रोसेस होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरे का चमकना इसी प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करता है, यानी कि हीरे का चमकना किस पे है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एक और भी इसका उदाहरण है मरीचिका का बनना। मरग मरीचिका जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रेगिस्तान में, डेजर्ट में बनती है। ये क्या होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं या कभी भी आप गर्मियों की छुट्टियों में या गर्मियों में जब हाईवे पे चलते हैं, तो आप देखते हैं कि दूर रोड पे कुछ ऐसा लगता है कि आग ऐसी जल रही है और हिलती हुई लाइंस ऊपर की तरफ उठती रहती हैं। तो आप ये देखते हैं कि जो उस समय सनलाइट की वजह से सरफेस हमारा काफी गर्म हो चुका होता है। सरफेस गर्म की वजह से वहाँ के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ही एनर्जी लेते हैं और ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करते हैं, तो वो कुछ हिलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि वहाँ पर जो डेंसिटी है एयर की वो कम ज्यादा होती रहती है। और दूर आप देखोगे तो चमकता हुआ पानी का ऐसा दिखाई देता है कि रोड में पानी फैला हुआ है। वो सब आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। मरग मरीचिका क्या होती है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जब डिजर्ट में जाते हैं तो दूर डिजर्ट में आपने देखा होगा कि बहुत दूर से कोई पेड़ पौधे आपने देखे। ये मान लीजिए आपका पेड़ है और आपने ये देखा कि ये पेड़ डिजर्ट में आपने देखा। आप ये देखते हैं कि डिजर्ट में क्या होता है कि काफी धूप होती है, उसकी वजह से सरफेस काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। सरफेस गर्म हो जाता है तो यहाँ की डेंसिटी कैसी हो जाएगी, यहाँ की डेंसिटी यानी घनत्व तो काफी कम हो जाएगा और एयर कहाँ चली जाती है, थोड़ा सा ऊपर वाली लेयरों में चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। सरफेस की तरफ है, वहां के बजाय ऊपर साइड में डेंसिटी ज्यादा होगी। और आपने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने देखा कि ये पेड़ काफी दूर से हमने देखने का प्रयास किया है। तो आप जब दूर से इसको देखने का प्रयास करोगे तो लाइट रे इस तरीके से आना
आंखों तक जानी चाहिए लाइट रे। अब आंखों तक जाने के लिए आप क्या करोगे, इससे कोई लाइट रे आपने यहाँ पर निकाल करके आपने कहा कि भाई चलो इधर की तरफ जाना, तो लाइट रे इस तरीके से आई। नॉर्मल की तरफ जब फिर से ड्रॉ करोगे नॉर्मल, तो लाइट रे किधर, इधर डेंसिटी ज्यादा है, और जब ज्यादा है डेंसिटी ऊपर, यहाँ पर आपने देखा कि फॉर एग्जांपल ऊपर और ज्यादा होगी डेंसिटी, आप ये देखोगे कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ आप आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल सीधी जानी चाहिए, सीधी ना जाकर के लो डेंसिटी की तरफ जाएगी, थोड़ा सा इधर की तरफ झुक जाएगी, और जब थोड़ा सा इधर की तरफ झुकती जाएगी और इस तरीके से जब अगले लेयर पे आएगी तो फिर से ऐसे फिर से दूर चली जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये लाइट रे इधर की तरफ पूरी बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने लगेगा, तो ये लाइट रे बेंड होकर के इस तरीके से जाने लगेगी। हमारी आंखों को लगेगा कि ये लाइट रे इधर से ना आकर के इधर से ना आकर के ये इधर से कहीं से आ रही है ऐसे। तो आप ये देखोगे कि लाइट रे ऐसा महसूस होगा कि ये यहाँ से आ रही है, तो ये पेड़ कुछ उल्टा जरूर दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा कि ये यहाँ से आ रहा है। मतलब ये इसकी इमेज उल्टी दिखाई दे रही, तो हमें लगेगा दूर कहीं पानी भरा हुआ है। तो मृग मरीचिका यही होती है कि मृगों को रिजल्ट में ऐसा दिखाई देता है, चीजें उल्टी दिखाई देती है, तो वो लगता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो उस वजह से ही इसका नाम रखा गया मृग मरीचिका। रीजन क्या है? वो रीजन है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ कहाँ पर है इसमें, फिर से देख लो। ये आपने देखा था कि ये डेंसिटी ऊपर से नीचे की तरफ आओगे एटमॉस्फेयर में तो कम होती जाएगी। क्यों? सूरज की रोशनी से नीचे की लेयर काफी गर्म हो चुके हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए हैं, चले गए दूर और ऊपर की तरफ चले गए। तो जब भी डेंसिटी कम है यहाँ पर, तो आप देखोगे हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ आप आ रहे हैं, तो लो डेंसिटी की तरफ आ रहे हैं तो ये लाइट रे सीधे न जा करके थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आनी सीधी थी, लेकिन थोड़ा सा मुड़ गई। जब मुड़ गई फिर अगली लेयर थोड़ा सा और कम डेंसिटी का, थोड़ा और मुड़ गई। जब यहाँ पर आई तो थोड़ा सा और मुड़ गई, और इतनी बार मुड़ी है। आपने देखा कि पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये थी कि आप आएंगे कहाँ से, यानी कि लाइट रे कहाँ से आएगी, सॉलिड से रेयर मीडियम में आएंगे आप, यानी कि हाई डेंसिटी मीडियम से ज्यादा डेंसिटी मीडियम की और उससे कम डेंसिटी वाले की तरफ आओगे, तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पहले पूरी होती है। तो यहाँ पर देखो ज्यादा डेंसिटी वाले से कम डेंसिटी की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है, बार बार ये ऊपर की तरफ मुड़ती जाती है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल हो जाता है, तो इस तरीके से लाइट रे ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। जब ये आंखों की तरफ जा रही होती है तो हमें लगता है कि काफी दूर से ऐसे आती है सीधे, क्योंकि लाइट रे हमें हमारी आंखों को ये महसूस होता है कि सीधी आ रही है, मुड़ करके नहीं आती है। मुड़ करके आएगी होगी तो हमें केवल वही दिखाई देगा उसका रास्ता जो सीधा सीधा रास्ता होता है, तो हमारी आंखों को लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है। तो ये पॉइंट की इमेज जो है वो हमें यहाँ पर बनेगी, यानी कि ये पूरा पूरा पेड़ उल्टा दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देगा इसका मतलब कहीं पे पानी भरा हुआ है, हमारी आंखों को ऐसा महसूस होगा। वही जो है मृगों को या जंगली जानवरों को किसी को भी महसूस होता है। इसका नाम इसीलिए मृग मरीच का रखा गया है। क्यों होता है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ऑप्शन में अगर एक चीज और भी आती है, अब हम देखते हैं कि इसके ऑप्शन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो आप ये देखोगे क्या परावर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो हो रहा है परावर्तन, एक पॉइंट यहाँ पर है। दूसरा आप ये देखो क्या अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन कब होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। तो यहाँ पर देखो ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अपवर्तन भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे मृग मरीचिका में या इनमें कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो आपका रिफ्लेक्शन भी है। क्या है? आपका रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्रैक्शन भी है। आपने ये दोनों चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हुआ जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये दोनों इसमें इंक्लूडेड रहती ही हैं। अब आप क्या करोगे, जब भी ऑप्शन आता है, अगर मान लीजिए जब ऑप्शन आता है यहाँ पर, तो हमने एक ऑप्शन यहाँ पर अपवर्तन लिखा, परावर्तन लिखा, वर्ण विक्षेपण लिखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा, और पूछा कि ये बताओ कि मृग मरीचिका किस वजह से बनती है, तो आप इन सब में से केवल और केवल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगाओगे और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है क्योंकि इन सबका कंबाइंड इफेक्ट होता है। क्या केवल अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर? नहीं। क्या केवल परावर्तन हो रहा? नहीं। इस पूरी घटना को ही तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला, इसलिए यही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि कांच की, अगर हमने कोई ग्लास स्लैब ले ली है, ये मान लीजिए बकेट ले ली,
और बकेट में हमने क्या किया, पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद हमने एक इसमें टेस्ट ट्यूब डाल दिए। टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली जिसको हम लोग बोलते हैं, कांच की ऐसी होती है, और इसको हमने डाल दिया। इधर पानी पूरे में भरा हुआ। आप ये करो कि इसमें थोड़ा सा पानी भरो और बाकी इसको खाली छोड़ दो। तो जो खाली पोर्शन है वो वाला पोर्शन जब हम आंखों से देखेंगे, हमारी आंखें इसको देखेंगी, तो ये महसूस होगा कि ये कुछ चमक रही है। चमक क्यों रही होगी उसमें देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि डेंसिटी हाई है क्योंकि पानी भरा हुआ है। यहाँ पर पानी नहीं है, एयर है, यानी कि लो डेंसिटी है यहाँ पर। और यहाँ पर कैसी है, ये हाई डेंसिटी है। तो जब भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ लाइट रे जाएगी, यानी कि पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो ये होती है कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ लाइट रे को जाना चाहिए। तो लाइट रे यहाँ से हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाती है। और दूसरा कंडीशन कि कोई न कोई ऐसे पॉइंट आएंगे ही जब सारी की सारी लाइट रे यहाँ से निकल कर जाएगी और इसी में आ जाएगी। सारी की सारी लाइट रे यहाँ से मान लीजिए गई और सारी की सारी लाइट रे इसी के अंदर से वापस होकर के, इसके सरफेस से वापस होकर के इसके अंदर ही वापस होती जाएंगी। तो ये लाइट, ये वाला जो पोर्शन है, लाइट रे यहाँ से निकली और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई इधर, यहाँ से लाइट रे गई रिफ्लेक्ट होकर चली गई। मतलब इसके अंदर तो लाइट रे ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी लाइट रे जब पानी के अंदर ही वापस हो जाएगी तो इसको हम लोग ये चमकता हुआ दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ है वो चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा, जितना कि खाली वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि इधर भी पानी है, वही पानी इधर भी भरा हुआ है, तो सेम डेंसिटी का मटेरियल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लेकिन कुछ दूसरी चीजें हो रही है, यानी कि यहाँ पर लो डेंसिटी है, यहाँ पर हाई डेंसिटी है। तो जब भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ लाइट रे जाती है तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो वो ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि आप एक परख नली को या टेस्ट ट्यूब को, ग्लास को आधा भरा हुआ इसके पानी के अंदर डालोगे या पूरा खाली डालोगे, तो जब पूरा खाली होगा तो पूरी की पूरी ये चमक दिखाई देगी। यहाँ पर आप पूरा चमकता हुआ देखना चाहते हो तो इसको पूरा खाली डालिए तो ये चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा एक और अगला एग्जाम्पल होता है कि अगर हमने कांच का टूटा हुआ कोई ले लिया टुकड़ा और इसमें हमने मान लीजिए दरार इस तरीके से होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप देखते हैं कि कार के या किसी गाड़ी के मिरर या शीशे जो फ्रंट पे होता है वही टूटा हुआ होता है, तो वो काफी चमकता हुआ दिखाई देता है। दरारें उसकी चमकती हुई दिखाई देती है। वो चमकती हुई इसलिए दिखाई देती है कि आप देखते हैं कि इधर ये डेंसिटी हाई वाला मटेरियल है और जो दरार है वहां पर एयर भरी हुई है, यानी कि वो लो डेंसिटी वाला मटेरियल है। तो जब लाइट रे हाई डेंसिटी वाले मटेरियल से लो डेंसिटी वाले मटेरियल की तरफ जाती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के चांसेस रहते हैं, और वो जब चमक रही है इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देख लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जब भी एग्जाम्पल आते हैं तो आप हीरे का चमकना है, मृग मरीच का है, और आपने किसी भी खाली ट्यूब को या खाली टेस्ट ट्यूब को, खाली ट्रांसपेरेंट बर्तन को आपने पानी में डाला है, वो चमकता हुआ दिखाई देगा। उसका कारण भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला हमने देखा कि ग्लास टूटा हुआ है, कहीं पे टूटा हुआ है और वो उस टूटे हुए जगह पर वो चमकता हुआ दिखाई देता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है, तो उसके ऑप्शन कैसे कैसे होंगे ये हम लोग चीज देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि इंद्रधनुष क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इंद्रधनुष में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इंद्रधनुष के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसको देखो कि कैसे ये काम करता है, कैसे किस प्रिंसिपल से ये बनता है। ये रेनबो के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से होता है। रेनबो पहले बनता कैसे, उस प्रिंसिपल को हम देखते हैं, फिर आप ये बताएंगे कि आखिर ये हो गई पानी की बूंद, ये पानी की बूंद हो गई, और पानी की बूंद इधर है एयर और इधर है पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है। आपने पानी की बूंद के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि इसकी डेंसिटी हाई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हाई डेंसिटी वाला मटेरियल। इधर आपका लो डेंसिटी हो गई, आपने ये देख लिया कि भाई इधर लो डेंसिटी है क्योंकि एयर है, पानी की बूंद के अंदर हाई डेंसिटी है। अब ये चीज तो हो गई। कोई भी लाइट रे, सन इधर है अगर मान लीजिए, तो सन से लाइट रे यहाँ पर आ रही है, और जब आपने देखा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम, लो मीडियम से हाई मीडियम, लो डेंसिटी मटेरियल से हाई डेंसिटी मटेरियल की तरफ लाइट रे जब इंटर करेगी तो ये है क्या बेसिकली, ये तो व्हाइट लाइट है। और व्हाइट लाइट को हम लोगों ने बोला था विबग्योर, व्हाइट लाइट को हम लोगों ने बोला था विबग्योर। तो विबग्योर वाली लाइट इसके अंदर इंटर कर रही है, और जैसे ही इंटर करेगी तो हमें एक नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने नॉर्मल को ही ड्रॉ कर दिया। आप देखेंगे कि ये प्रिज्म की तरीके से बिहेव कर रही है, तो ये लाइट रे क्या होगी,
इसमें 7 कलर्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और इस तरीके से थोड़ा सा झुकेगी इस तरफ और ये 7 कलर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया। इसके बाद आप देखोगे ये लाइट रे यहाँ पर जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी होती है तो इतना डिस्पर्सन नहीं हुआ इसका, लेकिन फिर से क्या होता है कि ये इस सरफेस से टकराती है और टकरा करके यहाँ पर नॉर्मल 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 और इस तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करेगी रिफ्लेक्ट होकर के। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इस वाले सिचुएशन में क्या होता है, इस वाले सिचुएशन में हमने कहा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हम लोग इसको बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने बोला अपवर्तन। तो एक पॉइंट तो आपको पता चल गया कि जब भी इंद्रधनुष बनता है तो अपवर्तन इस पॉइंट पे हुआ। उसके बाद डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी से यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ का जो रिफ्लेक्शन है वो उसी मटेरियल के अंदर ही है, यानी कि सॉलिड मटेरियल से ही सॉलिड मीडियम से ही सॉलिड में ही लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और इसके बाद आपने ये देखा कि लाइट रे, अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि परावर्तन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये परावर्तन हो। और इंटरनल इसलिए है क्योंकि ये अंदर ही अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर परावर्तन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। और इसके बाद ये सारी लाइट रे बाहर निकलती हैं और बाहर निकल करके 7 कलर्स आसमान में ये फैल जाते हैं। तो ये जो है ये विबग्योर इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपने ये सीख लिया कि जब इंद्रधनुष बनता है तो क्या क्या होता है। ऑप्शन में अगर रिफ्रैक्शन है तो भी सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो भी सही है, रिफ्लेक्शन है तो भी सही है। ये यानी कि इनको सबको लगाना है। वैसे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ये होता है, अगर सिंगल कहीं पे दे रखा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगाओ, लेकिन ऐसा दिया होगा कि ये रिफ्लेक्शन है, देखो रिफ्लेक्शन है तो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन भी है। एक चीज और ऑप्शन में दे रखी होगी, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो वर्ण विक्षेपण है कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन है कि नहीं, ये चीज कैसे पता चलेगी। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। तो भाई देखो ये विबग्योर के फॉर्मेट में आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्पर्जन भी हो रहा है। तो ऑप्शन जिस भी तरीके का आएगा, तो कौन कौन से आते हैं नॉर्मली, अब हम उसकी बात करते हैं। ऑप्शन में तुम्हारा लिखा होगा, ये नहीं होगा, और ये 3 चीजें रखी होंगी, तो ये तीनों ही आपको टिक करके आगे बढ़ना है। यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब लो मीडियम से हाई मीडियम की तरफ गया या हाई से लो की तरफ गया, तो रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखो सॉलिड मीडियम से सॉलिड के अंदर ही लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के चली जा रही है, तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये वर्ण विक्षेपण। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही इंद्रधनुष बनाता है। तो ये चीज होगी। अब एक सवाल तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष कहाँ पर नहीं बनता है। तो ये आप याद रखो कि इंद्रधनुष जो है सूरज जिस तरफ होगा तो इंद्रधनुष जो बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये पूर्व है तो इधर बूंद आएगी, ये पूरब से सूरज निकल रहा है, इधर ड्रॉप आएगी और लाइट रे इसमें पड़ेगी, इससे 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होकर के पश्चिम की तरफ इंद्रधनुष बन जाए। अगर हम उत्तर की तरफ देखते हैं कि सूरज उत्तर की तरफ है और बूंद यहाँ पर रखी हुई है, उत्तर से बूंद में लाइट रे आएगी और इससे डिस्पर्जन होकर के 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देगा, वो दक्षिण की तरफ दिखाई देगा। सवाल ये पूछा जाता है किस दिशा में इंद्रधनुष पॉसिबल नहीं है, तो दक्षिण की दिशा में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब दक्षिण में सूरज होता है तो काफी ऊंचाई पर होता है, इसलिए दक्षिण की तरफ से इंद्रधनुष का बनना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी सारी दिशाओं में यानी कि पूरब, पश्चिम और उत्तर 3 दिशा में सूरज हो सकता है और तीनों दिशाओं में ही सूरज हो सकता है, वहां से इंद्रधनुष बन सकता है। दक्षिण की दिशा में क्या होता है, दक्षिण की दिशा में सूरज काफी ऊंचाई पर होता है और ऐसे अर्थ यहाँ पर है या ड्रॉप यहाँ पर होगी तो इंद्रधनुष धरती पे कलर उसका वो दिखाई नहीं देगा और वो इंद्रधनुष नहीं मानते। तो इसलिए हम कहते हैं कि दक्षिण की तरफ अगर सूरज है तो इंद्रधनुष नहीं पॉसिबल है, बाकी सब जगह से पॉसिबल होता है। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया रिफ्लेक्शन के यूज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूज, इंद्रधनुष कैसे बनता है और इसके तमाम सारे यूज हमने कर लिए। अब एक कलर का ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कौन कौन से कलर प्राइमरी होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी कलर्स होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो कलर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कलर जो बेसिक कलर होते हैं वो प्राइमरी कलर कहलाते हैं। प्राइमरी कलर्स ये होते हैं बेसिकली रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं और इन्हीं को हम लोग टेलीविजन में यूज करते हैं।
यही तीन कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो हमें होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखाई देते हैं। इसके बाद कुछ होते हैं हमारे प्राइमरी के अलावा, इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सब सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कलर्स के किस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी कलर्स को कंबाइन कर दें तो ये व्हाइट लाइट बनना संभव होता है। अगर हम तीनों को मिला दें आर प्लस ब्लू प्लस ग्रीन तो यहाँ पर ये व्हाइट लाइट बन जाती है। तो ये हमारा प्राइमरी कलर्स ऐसे होते हैं कि इनसे व्हाइट कलर बन जाता है। अब हम थोड़ा सा कलर का ट्रायंगल देख लेते हैं ये कैसा होता है। कलर ट्रायंगल में भी थोड़े से सवाल पूछे जा सकते हैं तो उसको देख लेते हैं। कलर का ट्रायंगल हमने इस तरीके से बनाया। इसके बाद आते हैं हम लोग ऊपर, हमने इसको मान लिया ये है ये रेड। ये मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था कलर ट्रायंगल के बारे में। ये हो गया आपका ग्रीन, क्योंकि हमने ग्रीन से लिखा हुआ ग्रीन हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग ब्लू, तो ये हो गया आपका ब्लू कलर। तो आरबीजी हो गया, ये आर रेड ब्लू ग्रीन, तो आरबीजी यानी कि प्राइमरी कलर्स ये हो गए। इन प्राइमरी कलर्स के माध्यम से हम अगर देखते हैं कि और कौन कौन से कलर पॉसिबल होते हैं, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इस तरीके से हमने बना दिया कि ट्रायंगल का बिल्कुल सेंटर। इन तीनों को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर ये व्हाइट कलर हम इसको लिख देते हैं कि मतलब सेंटर पे इसका व्हाइट कलर होगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये इसका व्हाइट कलर हो गया। ये व्हाइट हमने मान लिया, व्हाइट होता है तीनों का कॉम्बिनेशन, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन व्हाइट कलर का फॉर्मेशन होगा। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहां पर ग्रीन और ब्लू के बीच में एक कलर आता है सियान। इसके बाद रेड और ब्लू के बीच में एक कलर आता है येलो। रेड और ग्रीन के बीच में आता है एक कलर मैजेंटा। तो इस तरीके से इनके कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हमारे हो गए मैजेंटा, येलो, ये सियान, ये सेकेंडरी कलर्स हो गए। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कलर का फॉर्मेशन होता है, ये सेकेंडरी कलर होगा। जब हम प्राइमरी कलर्स की हेल्प से दूसरे कलर्स बनाते हैं वो सेकेंडरी कलर्स होते हैं। अगर हम रेड का अमाउंट ज्यादा मिला दें और ग्रीन का अमाउंट कम मिला दें तो इधर की तरफ टोन शिफ्ट होता है रेड की तरफ। रेड ज्यादा दिखाई देगा उसमें, ग्रीन कम दिखाई देगा। इसी तरीके से रेड और जब हम लोग ब्लू मिलाते हैं, ज्यादा जो भी अमाउंट मिलाएंगे, अगर हमने बराबर बराबर मिलाया तो सियान बनेगा। बाकी अगर हमने इसका अमाउंट 2 टाइम्स रखा है, ये सिंगल टाइम्स रखा हुआ तो टोन ग्रीनिश होगा। अगर हमने दोगुना ब्लू मिलाया, सिंगल ग्रीन मिलाया तो उस कलर का टोन ब्लू कलर का होगा। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब थोड़ा सा और भी चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर दो, आप ये देखो, हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से थे, रेड ब्लू और ग्रीन, ये प्राइमरी कलर थे। सेकेंडरी कलर्स में हम लोगों ने देखा कि इनसे जो कलर्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया सियान था, मैजेंटा था, और हमने और भी देखा ये येलो कलर था, ये सब हमारे सेकेंडरी कलर होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और चीज देखते हैं कि क्या रेड कलर को सियान कलर से जब हम मिलाएंगे तो देखो सामने सामने कलर्स हैं। रेड को अगर हमने सियान से मिलाया तो ये व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब ये जो है सियान कलर ऑलरेडी रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो हमने रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन सियान को उठाया और रेड से मिला दिया, तो रेड और सियान मिला करके व्हाइट कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेड कलर प्लस सियान को मिला दोगे तो आपका कौन सा कलर बन जाएगा, व्हाइट कलर बन जाएगा। तो इस कलर को ये बोलते हैं, रेड के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है, पूरक कलर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसी तरीके से जब हम ग्रीन को उसके अपोजिट येलो कलर वाले को मिला देते हैं तो भी व्हाइट आ जाता है। यहाँ पर जब हम ब्लू को मैजेंटा से मिला देते हैं तो भी व्हाइट आ जाता है। इस कलर ट्रायंगल के हेल्प से सवाल इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये काफी एडवांस लेवल पे पूछा जाता है। इसकी खोज मैक्सवेल ने करी थी, ये बताया था मैक्सवेल ने, तो इसलिए हम लोग मैक्सवेल का नियम भी बोलते हैं कलर के मामले में। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे लाइट के चैप्टर्स जो है वो खत्म होता है।